चलिए ध्यान से देखिए बोर्ड पर। आज का जो क्लास करेंगे हम लोग, ठीक, टॉपिक का नाम लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्रतिरोधों का संयोजन। कौन सा संयोजन? प्रतिरोधों का संयोजन। ये इसके टॉपिक का नाम लिखा गया है। इसका परिभाषा देखेंगे हम लोग। क्या देंगे? प्रतिरोधों का संयोजन कहते किसे? परिभाषा, डेफिनेशन का चीज, डेफिनेशन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? यहाँ पे दो चित्र बनाए गए होंगे, एक चित्र ये और दूसरा चित्र यह। देख रहा? इसमें प्रतिरोध जोड़े गए होंगे। इसमें कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं? 3। प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं? R से। तो पहला प्रतिरोध है R1, कहां से कहां तक? A से लेके B तक। दूसरा प्रतिरोध है R2, कहां से कहां तक? B से लेके C तक। तीसरा प्रतिरोध है R3, C से लेके D तक। रेरा प्रतिरोधों का संयोजन तबे समझ में आएगा वो जब आपको ओम का नियम पता हो। क्या पता हो? ओम का नियम। ठीक। अब आइए, इसमें कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं? 3, R1, R2, R3। कितने बिंदुओं के बीच में? 2 बिंदु, A और B। और तीनों प्रतिरोध द्वितीय बिंदु के बीच में जोड़ा गया है, A से लेके B तक। तो आप बात को समझिएगा, जब यहाँ पे भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच प्रतिरोध जोड़ा गया है, अर्थात एक प्रतिरोध जोड़ा गया है A से लेके कहां तक? B तक, तो 2 बिंदुओं के बीच का विभव यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक। और उस विभव को हम लोग क्या कहेंगे? V1। यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ा गया है तो इसके लिए विभव क्या हो जाएगा? V2। यहाँ पे जोड़ा गया है तो इसके लिए विभव क्या हो जाएगा? V3। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 2 बिंदु यहां से लेकर यहां तक विभव का मान क्या होगा? V। बात आ रही है समझ में? लेकिन इसमें जो करंट जाएगा, एक ही धारा ऐसे गया और सीधे क्या हो रहा है? निकल रहा है। काय गो? एगो I, जिसे करंट कहते हैं। यहां से यदि करंट जाएगा तो इस बिंदु पे पहुंचेगा। जो ये करंट I है तो ये 3 भागों में टूटेगा। देखिए, एक खातिर हेने चल गया, इसे 1 कहेंगे। इसके लिए इधर चल जाएगा तो इसे I2 कहेंगे। इसके लिए इधर जाएगा तो इसे I, ये तीनों साथ में आएगा। ठीक। इस रास्ते से होते हुए और फिर यहाँ मिल जाएगा, फिर तीनों साथ में पार निकलेगा। बात क्लियर? यहाँ ध्यान देने वाला है, अगर प्रतिरोध का संयोजन हम इस प्रकार से करेंगे तो इसमें विभव टूटता है। क्या टूटता है? धारा नहीं टूटता है। दिख रहा है आपको? अगर प्रतिरोध का संयोजन हम इस प्रकार से करें तो इसमें क्या टूटता है? धारा टूटता है और विभव नहीं टूटता है। दोनों मंत्र समझ में आ रहा? ठीक है ना? अगर इसको प्रतिरोध को अगर हम इस प्रकार से जोड़ दें, एक के ऊपर मतलब एक, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, तो अगर है 220 वोल्ट दीजिएगा तो यह तनी सु कम आ जाएगा 200 वोल्ट, फिर है आउ कम आ जाएगा 100 वोल्ट, आउ कम आएगा 50 वोल्ट, आउ कम, धीरे धीरे जलवे नहीं करेगा। ठीक। क्या दिखेगा आपको? बुझा हुआ। इस बात को समझना होगा। अब ये जो संयोजन आपको दिख रहा है, यही संयोजन क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। यह 2 प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम परिभाषा समझेंगे। क्या समझेंगे? परिभाषा। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, किसे कहते हैं? किसी परिपथ में जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिरोधों का संयोजन कहलाती है। परिभाषा पुट कर लेंगे आप। यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला हम बोल सकते हैं प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में। क्या चीज? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। श्रेणी क्रम संयोजन, पहला को क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम संयोजन। अगर प्रतिरोध को हम इस प्रकार से जोड़ें तो यह क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। इससे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या चीज? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। कौन सा? समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन। बात आ रहा समझ में? इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ
रेजिस्टेंस। बात क्लियर आया ना? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। पहले प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को ठीक आपस में जोड़ा जाता है, तो यह व्यवस्था या यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिरोधों का संयोजन कहलाती है। यह कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। बात क्लियर? प्रतिरोधों का संयोजन बनाने से पहले हमको ओम का नियम पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर R इंटू, यहां से R का मान पता होना चाहिए आपको। क्या हो जाएगा? V बटे में, ठीक, एक और मान पता होना चाहिए आपको, धारा का मान पता होना चाहिए। क्या चाहिए? V बटा में R। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको MCQ में भी दिखते हैं, भले एग्जाम में नहीं आया है आज, लेकिन ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान है। क्लियर? यही तीन फॉर्मूले लगेंगे इसको क्या करने में? सिद्ध करने में। ठीक, अब आइए हम लोग इसमें से पहला देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसे सिद्ध कितने प्रकार से या किस प्रकार से करते हैं। ठीक, पहला हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा संयोजन? पहला प्रतिरोधों का। किसका? प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन बताइए? श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन बताइए? श्रेणी क्रम संयोजन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बात आ रहा समझ में? ठीक, प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसका चित्र किस प्रकार से होगा आप ये समझिए पहले। का चीज? पहले तो हम लोग परिभाषा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परिभाषा। लेकिन परिभाषा आप ऐसे रट नहीं सकते। ठीक, आप समझिएगा परिभाषा हम बनाते कैसे हैं। हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है, देखिए ध्यान से इधर क्या है? कुछ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का सिंबल इस प्रकार का होता है, पता ना आपको? यह एक रेजिस्टेंस है, इसे R1 बोले। क्या बोले? एक और रेजिस्टेंस है, देखिए ध्यान से इधर, इसे हम क्या बोल दिए? R2। एक और रेजिस्टेंस बना दिए, इसे क्या बोल दिए हम? R3। समझ पा रहे हैं आप? है ना? और R1 रेजिस्टेंस का एक प्रथम सिरा है। का चीज? कौन सा सिरा? ठीक, कौन सा सिरा है? प्रथम सिरा। हाई का कौन सा सिरा है? दूसरा। समझिएगा एकदम परिभाषा समझ में आएगा। R2 रेजिस्टेंस का हाई कौन सा सिरा है? बोलिए कौन सा? प्रथम सिरा है। हाई कौन सा सिरा? दूसरा या द्वितीय बोल सकते हैं, आया ना? R3 रेजिस्टेंस का हाई कौन सा सिरा? कौन सा? प्रथम सिरा। बात आ रहा समझ में? इसका हाई कौन सा सिरा? कौन सा सिरा? दूसरा। ये सब हम परिभाषा समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक, परिभाषा के बाद आपको सीधे सर्किट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? सर्किट। अब ये सर्किट बनता कैसे? देखिए टेकरा खुला है, ठीक, देखिएगा ध्यान से एकदम। ठीक, किस प्रकार से सर्किट बनाते हैं? यह रेजिस्टेंस है हमारा R1। कौन सा? कौन सा रेजिस्टेंस है यह? R1। R1 का कौन सा सिरा? हाई कौन सा? तो इस सिरे का नाम दे दिए A, हाई सिरा का नाम दे दिए B। बात आई समझ में? इसी पर हेकरा पर लाके जोड़ दिए, जैसे आप समझिएगा। है ना? हेकरा को ले जाएगा, क्या कर रहे हैं? जोड़ रहा है, देख रहा है जुड़ रहा है क्या? हाँ, सोल्डिंग से जोड़ा जाएगा। एक होता ना दुकान पर जोड़ने वाला। अभी ये क्या चाहते हैं? राजू सर सोल्डिंग ठेका बस 6 बजे टीवी में बुझा रहा ना? ठीक, समझ में आ रहा? हटा रहा है एकरा, बात बुझा रहा? ठीक, अर्थात जब हम जोड़ेंगे इसको, ठीक, इसी पर ना जोड़ेंगे।
बात आ रहा समझ में? हाँ जोड़ दिए। ये कौन सा रेजिस्टेंस हो गया? ऐसा ही हेकरा को टांग के ले जाके जोड़ेंगे ना वहां पे, हेकरा को ले जाके कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ जुड़ेगा ना, ठीक। लेकिन इसको अपने पोजीशन में करिए जहां था ये, तो इसको टांग के लाके हेजा जोड़ दिए, ठीक। देखिए ध्यान से, यहाँ पे टांग के लाके क्या किया हम? जोड़ दिए। और इस रेजिस्टेंस का नाम क्या दिए हम? R3। और इस बिंदु का नाम दे दिए C, इस बिंदु का नाम दे दिए D। सेम टू सेम फिगर हम बनाए थे यहाँ पे, बात आया समझ में? ठीक, इसी को ना श्रेणी क्रम बोलते हैं। अब परिभाषा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा परिभाषा क्या कहता है, ठीक। प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें पहला प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरा प्रतिरोध के प्रथम सिरा के साथ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, तथा दूसरा प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक। बार बार सुनिएगा और ठीक से लिखिएगा, ना तो परिभाषा पढ़ ले 10वां क्लास पास हो जाए, लेकिन बुझाई ना कि परिभाषा बनता कैसे, लेकिन बुझा क्या होगा एकदम, ठीक। समझना, ठीक है ना? है ही में समझाने लगेगा सब, पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से, और लइकन को सब तो एक ही हुआ, तो पहला दूसरा कैसे किए हैं? तनी अलग अलग समझते हैं। बात आ गई समझ में? एक बार फिर से परिभाषा सुनिएगा। प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर? अब ये सर्किट बनाना है और इस सर्किट को पूरा करने के लिए एक कुंजी लगा देना है, एक बैटरी लगा देना है। बात आ रहा समझ में? एक तरह से क्या करना है? लाके जोड़ देना है, ठीक। क्या करना है? इसको ले जाके इस प्रकार से सर्किट को जोड़ देना है। सर्किट क्या हो जाएगा? पूरा। अब इसमें आप थोड़ा समझिएगा, बिंदु A से लेके B तक के विभव को हम लोग क्या कहेंगे? V1। और बिंदु B से लेके C तक के विभव को क्या कहेंगे? V2। और C से लेके D तक के विभव को क्या कहेंगे? V3। क्लियर? जब इसको हम ऑन करेंगे, क्या करेंगे? ऑन, यानी है जो सर्किट है हमारा, एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस, तो जब यहां से धारा जाएगी, करंट, इस करंट को I कहते हैं। तो देखिए तार सीधे है ना, जाएगी और सीधे निकल के और सर्किट को क्या करेगा? पूरा करेगा, कंप्लीट, ठीक। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन का क्या है? परिपथ है। अब इसमें रचना करते हैं क्या क्या। तो सबसे पहली बात आपको सीखना होगा R1 क्या है, क्या चीज? R1 को हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम प्रतिरोध। क्या कहेंगे? प्रथम प्रतिरोध। R2 को क्या कहेंगे? दूसरा प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? दूसरा प्रतिरोध। क्लियर? R3 को क्या कहेंगे? तीसरा प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? तीसरा प्रतिरोध। क्लियर हो गया, है ना? अब आ गया V क्या है, क्या चीज? V क्या है? तो V में पहला क्या लिखेंगे हम लोग? V1 क्या है? तो V1 क्या होता है, ठीक। तो देखिए बिंदु या A से B के बीच का विभव। कहां से कहां का विभव है? A से B के बीच का विभव। ऐसे ही V2 क्या है? तो क्या लिखेंगे? B से C के बीच का विभव। बात आ रहा समझ में? ऐसे ही V3 क्या है? तो क्या लिखेंगे? C से D के बीच का विभव। बात आ रहा समझ में, है ना? ठीक। अब ये सारी चीजें तो हो गई, अब यहां से धारा जा रहा है, I क्या है? I के बारे में लिखेंगे परिपथ में। क्या चीज? परिपथ में।
प्रवाहित होने वाली धारा, क्या लिखेंगे, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। बात क्लियर है ना। इसके अलावा एक और बारे में लिखेंगे हम लोग, आर के बारे में। किसके बारे में, आर के बारे में। आर क्या है, तो इसे समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। समतुल्य नहीं लिखा होगा तो कहीं लिखा होगा कुल प्रतिरोध। कैसा प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कहते हैं। एक और लिखेंगे भी के बारे में, तो यह क्या है, एक परिपथ का कुल विभव। का चीज, परिपथ का कुल विभव। बात आ गई समझ में। तो इतने कंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे हम लोग को, ठीक है, जो इस परिपथ में दिखता है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये सिद्ध कैसे होता है। ठीक, तो हमारे पास आता है ओम का नियम। किसका नियम, अब हम जानते हैं और लिखेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। बात आ रही है समझ में, किसके नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर R इंटू आई। इसलिए जब कुल विभव निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, कुल विभव। तो कुल विभव यानी V बराबर, विभव कितने हैं परिपथ में, V1 V2 V3 है ना। तो कुल का मतलब होता है कि हम इसको जोड़ के लिखेंगे। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। देख रहे हैं आप, है ना। ठीक, भी का मान पता है आपको, किस नियम से, ओम के नियम से। ठीक, कितना होता है, R इंटू आई। तो V1 का क्या हो जाएगा, R1 इंटू आई, नहीं हो जाएगा इसके अनुसार। V2 का क्या हो जाएगा, R2 इंटू आई। V3 का क्या हो जाएगा, R3 इंटू आई। क्योंकि I जो है I1 I2 I3 में नहीं टूटा है। धारा देखिए, धारा सीधे आया है और सीधे क्या हुआ, निकल गया। यानी धारा का मान केवल और केवल क्या है, I है। ठीक, इसलिए यहाँ पे I1 I2 I3 नहीं लगाना है। दो भागों तीन भाग में कौन कौन टूट रहा है, तो प्रतिरोध टूट रहा है R1 R2 R3 में, विभव टूट रहा है V1 V2 V3 में। I तो नहीं ना टूट गया है I1 I2 I3 में, ऐसा संभव नहीं है। यही हम लोग आगे सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाई हो गया R इंटू आई, अंदर से कॉमन निकल जाएगा, काचे काचे निकल जाएगा I। तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ देखे रहे होंगे कि कट जाएगा, I से I क्या हुआ, कट गया। तो हमको एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ, I बराबर क्या प्राप्त हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3। देख रहे हैं आप, है ना। यह जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ, यह ठीक प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का क्या है, व्यंजक है। अतः यह प्रतिरोधों के, किसके, अतः यह प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का, काचे श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का क्या है, व्यंजक है। ठीक, तो कितने प्रतिरोध जोड़े थे हम लोग, प्रतिरोध कितने जोड़े थे, 3 जोड़े थे ना, R1 R2 R3। तो 3 वो हमको प्लस में मिला। 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R4। 5 को जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। बात क्लियर। तो ऐसे थोड़ा समझिएगा बोर्ड पर। ठीक, यदि N प्रतिरोध को, किसको बोलिए, N प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, N प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य का मतलब पता है, काचे समतुल्य मतलब कुल। बात क्लियर। प्रतिरोध को हम लोग R डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R डैश। समझिएगा ध्यान से। तो R डैश बराबर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस
R3 प्लस डॉट 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 कहां तक n तक। बात क्लियर? ठीक, तो ध्यान समझिएगा r डैश बराबर भाई किसका मान है, किसका मान है r का। कई गो जोड़ा गया है n गो, तो r में किससे गुना कर देंगे n से, तो r डैश बराबर हमको मिलेगा क्या चाहिए n इंटू r। समझ पा रहे हैं आप, है ना? ठीक, यदि n प्रतिरोध को जोड़ दें हम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला r डैश बराबर क्या मिलता है n इंटू r। क्लियर? यहां कुछ बात को समझना होगा बुआ, ध्यान समझिएगा। अतः इस प्रकार से जोड़ने से आखिर क्या होगा, ठीक ना? ठीक, अतः ठीक श्रेणी क्रम संयोजन में क्या चीज, श्रेणी क्रम संयोजन में, बात आ रहा समझ में, प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक। देखिए जुड़ रहा है ना, एगो दूगो तीन गो चार गो जुड़ते चल जा रहा था। जब प्रतिरोध जुड़ते चल जाएगा तो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्या होता है, एक प्रतिरोध का मान क्या होता है बताइए, बहुत अधिक। क्या चीज, बहुत अधिक होता है। बात आई समझ में? ठीक, प्रतिरोध अधिक होने के कारण, क्या होने के कारण, प्रतिरोध अधिक होने के कारण वोल्टेज कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अगर हम अधिक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ देंगे तो जो वोल्टेज मिलता है 220 वोल्ट, उसका मान धीरे धीरे क्या होता चल जाएगा, कम होता चल जाएगा। ठीक, इतना कम हो जाएगा कि धारा समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या चीज, श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक, वोल्ट का मान या विभव का मान, किसका मान, विभव का मान बहुत कम होता है। क्या चीज, विभव का मान बहुत कम होता है। बात क्लियर? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं बाबू, जितना लिख रहे हैं हम। विभव का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। ये एकदम प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको क्लास में, एकदम एक्सपेरिमेंट करके किस प्रकार से कम हो जाता है। ठीक, किसका मान कम हो जाता है, किसका, विभव का मान। श्रेणी क्रम संयोजन की एक खासियत होता है कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ दिए अब बीच में कौनो खराब हो गलो तो कौनो में करंट नहीं जाएगा, सब रुक जाएगा। अब दिमागे काम नहीं करेगा कि खराब कौन भइल बा, काशी चलब तो कौनो नहीं के। समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कभी हमारे घरों में लगा हुआ पंखा जो होता है, ठीक, कभी ये कोनो पंखा खराब हो गया, ठीक ना, तो बाकी सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें कि खराब होने की वजह से बाकी सब रुक गया, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर हम अपने घरों में लगे पंखे को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें, कौन एक खराब हो गया तो कौनो नहीं चलेगा, सब रुकल रहेगा। ठीक, ये खासियत होता है। इसलिए हम अपने घरों का जो परिपथ है, जो वायरिंग करवाते हैं, उस किस कॉम्बिनेशन में करवाते हैं, समानांतर क्रम में करवाते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं। है ना, तो कोनो मिस्त्री अलग एकदम पी के ठीक जोड़ दिल कौन कॉम्बिनेशन में, देखो बॉलो खराब हो जाएगा तो कुछ नहीं चलेगा ओकरा बाद ठीक, अब नूरो खराब कहाँ भइल बा, ठीक ना, पता नहीं चलेगा, खराब सब कबारना पड़ जाएगा। और कबारने के बाद अरे तो बॉल खराब था, सब कबार दिए हम। इसलिए समानांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि जहां खराब होता है वह खाली बंद होता है, बाकी सब चलता है। तो श्रेणी क्रम में धारा का विरोध हो जाता है। बात क्लियर? तो पहला पॉइंट लिखे हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण विभव का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए ध्यान से, इधर कौन सा संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, देखिएगा एकदम ध्यान से, किस संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत रहता है। किसका मान, धारा का मान क्या रहता है, नियत रहता है। आप देख रहे होंगे चित्र देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। धारा आई जैसे आया है वो सही कहा हो गया, चल गया। लेकिन विभव भी जाने का कोशिश किया है, ये सही गया, देखा हाँ ये तो स्पीड ब्रेकर होगा, तो ये रुक गया, तो तने से स्पीड डाउन होगा ना, फिर हेजा से गया तो जो स्पीड ब्रेकर बा, जो स्पीड डाउन, फिर तने तो आगे हुआ, खाली स्पीडे ब्रेकर मिले तो गाड़ी तेज चलेगी। ठीक, तो हच 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 करके गाड़ी चल रहा। बात क्लियर? इसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे
कम हो रहा है, तो ड्राइवर किसी आ जाए, मन करे ना पैदल ही चलो जाओ ठीक आएगी ना। तो यही होता है कि धीरे धीरे विभव का मान क्या होता चल जाएगा, कम होता चल जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। ये क्या था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, बहुत बढ़िया से आपको नोट करना होगा, समझ में आ रहा, ठीक ना। 5 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछता है। अगला देखते हम लोग समानांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। देखिए ध्यान से, ठीक, प्रतिरोधों का दूसरे संयोजन का नाम क्या है, समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। बात क्लियर। ठीक, प्रतिरोधों का लिखना चाहिए हम लोग को, क्या लिखना चाहिए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, बताइए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। यही एग्जाम में आया ना ऑब्जेक्टिव में, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ काची रेजिस्टेंस, काची पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देख पा रहे हैं आप, बोलिए। अब आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी तो परिभाषा आपको समझना होगा, जैसे यहाँ पे परिभाषा समझाए ना हम, ठीक, परिभाषा समझ में आ गया ना। आना तो वो किताब में देख के रटते रहो, आना बुझे कैसे कैसे जोड़ल बा, तो बुझा गया होगा कैसे जोड़ा गया, परिभाषा बुझा गया। समानांतर क्रम का भी परिभाषा बुझा जाएगा एकदम, देखिए ध्यान से। ठीक, आइए हम लोग बनाते हैं। ठीक, कौन सा संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन का काचे परिभाषा। आकारा समझ में, कौन सा क्रम का संयोजन का परिभाषा, समानांतर क्रम संयोजन का परिभाषा। फिर से परिभाषा समझने से पहले हम 3 प्रतिरोध लेंगे। क्या लेंगे, देखिए परिभाषा समझना है तो जितना थ्योरी बढ़िया से बताएं उन सब थ्योरी को आप ध्यान से समझिए। बात बुझा रहा ना आपको। एक और प्रतिरोध हम बना दिए, इसे क्या नाम दे दिए, R2। एक और प्रतिरोध बना दिए, उसका नाम क्या दे दिए हम, R3। ठीक, यहाँ इसका एक सिरा है, इसका एक सिरा यहाँ 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 है। बात आ रहा समझ में, हई सब जितना सिरा है ना, इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम सिरा। क्या कहते हैं, हयो प्रथम सिरा है, हयो क्या है प्रथम, हयो क्या है प्रथम, है ना। हे पटी लिख रहे हैं का चीज, दूसरा सिरा। समझ पा रहे हैं आप, हयो दूसरा सिरा है, हयो दूसरा सिरा है, हयो दूसरा सिरा है। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिएगा। अब इसका सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सर्किट। परिभाषा एकदम अब समझ में आएगा आपको, देखिए ध्यान से। देखिए परिभाषा, हई कौन सा सिरा है, प्रथम। हयो कौन है, प्रथम। हई कौन है, हाँ बोलिए, ये कौन है, हे पार्टी वाला सिरा को क्या कहेंगे, R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध। कोई दिक्कत, प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर, देखिए सब प्रथम वाला जुड़ गया एक बिंदु पर, अर्थात हे पार्टी वाला आके कहाँ जुड़ जा, जा, यानी हइयो को बिंदु हो गया। इस बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग का चीज ए, इस बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग का चीज ए। कोई दिक्कत, इस बिंदु का क्या नाम दे दिया जाएगा, ए। ठीक है, तथा प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, देख रहे हैं आप, दूसरा सिरा कहाँ जुड़े, दूसरे बिंदु पर, इस नाम को दे देंगे हम लोग का चीज बी। तब प्रतिरोधों के इस संयोजन को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। परिभाषा ध्यान सुनिएगा, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को प्रथम बिंदु पर तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं, तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर,
अब इस सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब इस सर्किट में एगो बैटरी लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे, बैटरी, और इस परिपथ को क्या करेंगे हम लोग, चालू। लाइन देंगे तब ना काम करेगा। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से, आई हो गया प्लस, आई हो गया माइनस। देखिएगा ध्यान से, करंट यहां से आ रहा है, ठीक, यहां पहुंचेगा, पहुंचेगा यहां से। यह कितने भागों में टूट रहा, कितने भागों में, 3 भागों में। एक खातिर हेने जा रहा है, जा रहा है, तब ना ये आएगा इसे। तो जब वहीं से जो जा रहा है, एक खातिर I1 लिखेंगे, एक खातिर I2 लिखेंगे, एक खातिर। अब ये तीनों फिर जाएगा मिल के, देखिए I है, गया इस बिंदु पर जाएगा, कई भागों में टूट गया, 3 भागों में। फिर ये तीनों आपस में मिलकर क्या बना देगा, I, और इधर से सप्लाई देगा। और बिंदु, 2 बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभव को क्या मान लिया हम लोग, V। बात क्लियर। ये इसका क्या है, परिपथ। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R1 क्या है, R1 के बारे में क्या कहेंगे, प्रथम प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, प्रथम प्रतिरोध। R2 क्या है, कौन सा, दूसरा प्रतिरोध। एकदम ध्यान से देखिए, ठीक। R3 क्या है, कौन सा, तीसरा प्रतिरोध। ऐसे ही ध्यान से देखिएगा, I1 R1 प्रतिरोध से, काचे, R1 प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित होने वाली धारा है I1। कौन सा होकर जा रहा, R1 से प्रवाहित होने वाली धारा। ऐसे ही I2 के बारे में क्या कहेंगे हम लोग, बताइए, R2 प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा लिखाएगा ना। ऐसे ही I3 क्या है, बताइए, कौन सा प्रतिरोध से, R3 प्रतिरोध से क्या होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा। लिख दिए तीनों के बारे में। V क्या है, तो बिंदु कौन कौन, A तथा B के बीच का क्या है, विभव। बात आ गई समझ में, है ना। I क्या है, I को हम लोग यहां बोलेंगे समतुल्य धारा। समतुल्य, समतुल्य धारा का मतलब कुल धारा। यही रचना करना हमको, क्या करना। अब आएंगे हम लोग ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। ध्यान से एकदम देखिए, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर R इंटू, दैट इज इम्प्लाइज, यहाँ पे I का मान निकाल लेंगे हम लोग, क्या होता है, V बटा में R। तो अब समझिए, समतुल्य धारा का चीज, जब हम लोग परिपथ का समतुल्य धारा ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, समतुल्य धारा। समतुल्य मतलब कुल। I बराबर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखेंगे। एक I का सूत्र है यहाँ पे, क्या चीज, V बटे में R, है ना। तो इस हिसाब से I1 का हम लोग क्या बना सकते हैं, V बटे में R1 बना सकते हैं। I2 का क्या बना सकते हैं, V बटे में R2, और इसका क्या बना सकते हैं, V बटे में R3। अब V में V1 V2 V3 कहा नहीं लगा है, कहा से कि विभव एक एक होता था ना। जैसे वहां पे क्या था, धारा एगो था, तो यहाँ पे क्या है, विभव एगो है, ठीक। तो ऊपर से हम लोग विभव कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकाल लेंगे, विभव। दिख रहा है आपको, तो क्या मिलेगा, 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटे में, अब यहाँ कटेगा, ठीक, कटा, बोलिए। तो क्या मिला हम लोगों को, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। कितने प्रतिरोध जोड़े थे हम, 3 गो। तो कहां तक मिला, 3 तक। 2 को जोड़ा होता तो कहां तक मिलता, 2 तक। एग्जाम में कहां तक पूछा है, 2 तक। 2 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है।
तो अब आया, ध्यान से देखिए कि अतः यह, इसका व्यंजक आ गया, अतः यह समानांतर क्रम में, काची समानांतर क्रम में, या समानांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का, समानांतर क्रम में किसका संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन का क्या है बताइए, व्यंजन, व्यंजन की व्यंजक, व्यंजन माने तो खाद्य पदार्थ हो गया, वो एकदम 56 प्रकार के, क्या प्रकार के भोग लगी है ना, ठीक। तो यह व्यंजक कहलाता है, क्लियर। समानांतर क्रम में क्या व्यंजक होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 में r3 होता है ना, ठीक। बात आई समझ में आपको, दोनों क्लियर है या नहीं, बोलिए, ठीक। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि इसके लिए कितने कंडीशंस होते हैं, कि इसमें अगर n प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने से हमारा मान कितना प्राप्त होगा, कितने को, n को। अब यहां दर्शाएंगे हम लोग फिर से कंडीशंस। यदि देखिएगा ध्यान से, n प्रतिरोध को, काचे n प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ दिया जाए बताइए, समांतर क्रम में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो समतुल्य प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध, समतुल्य, समतुल्य मतलब काचे कुल, समतुल्य प्रतिरोध R डैश लिखते हैं, बात क्लियर है ना। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R डैश होगा, या R डैश से लिखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, 1/r डैश लिखेंगे, 1/r डैश, कितना को जोड़ना है हमको, R1 1 में, R2 1 में, R3 डॉट डॉट डॉट, क्या को जोड़ना है, n तक। तो भाई किसका सूत्र है ना, ठीक। तो 1/r डैश बराबर 1/r गुने क्या लिखेंगे हम लोग, n, क्लियर। दैट इज इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा, 1/r डैश बराबर n बटे में क्या मिला, r, लेकिन हमको r डैश का मान चाहिए, तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, r डैश बराबर हमको मिलेगा r बटे में n, क्या मिलेगा, r बटे में n। यह n प्रतिरोध को कहां तक जोड़ देंगे, समानांतर क्रम में। तो हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या मिलता है, r डैश बराबर r बटे में n, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसमें हम कुछ नोट को देखेंगे, क्या देंगे, नोट को। पहला क्या कहता है, ठीक, कि समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, क्या होता है, ठीक। समांतर क्रम संयोजन में, किसमें, समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का मान, किसका, या प्रतिरोध का मान, एकदम याद रखिएगा, यह बहुत कम होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन श्रेणी क्रम हम लोग देखे तो प्रतिरोध का मान क्या था, बहुत अधिक, ठीक। तो जब प्रतिरोध का मान बहुत कम होगा तो लिखेंगे परिपथ में विभव का मान बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक। परिपथ में किसका मान, विभव का मान, किसका मान, विभव का मान, विभव नहीं सॉरी, काची, परिपथ में धारा का मान, किसका मान, बोर्ड पर ध्यान दीजिए इधर, परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, एकदम ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध का मान कम तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। समांतर क्रम संयोजन में, अगला समानांतर क्रम संयोजन में ध्यान से एकदम देखिए, विभव का मान नियत रहता है, क्या रहता है, विभव का मान क्या रहता है बताइए, नियत रहता है, क्या रहता है, नियत रहता है। बात आई समझ में, ये 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग कभी अपने घरों में देखते होंगे, हमारे घरों में धारा का मान क्या रहता है, बढ़ते रहता है, घटते रहता है, लेकिन विभव क्या रहता है, नियत रहता है।
हमको 220 वोल्ट दिया गया तो 220 वोल्ट रहेगा। ये ना कि बोर्ड में चेक किया 220 वोल्ट, पंखा में चेक करता तो 440 वोल्ट आ गया, संभव है? ठीक नहीं, क्या है? क्योंकि हमारे घरों का परिपथ किस रूप में होता है? समानांतर क्रम संयोजन में होता है। और समानांतर क्रम संयोजन में कोनो एगो प्रतिरोध खराब हो जाए तो एक से हई दूगो में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हई खराब हो जाए तो हई दोनों काम दबा दबा करेगा एकदम, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा बात नहीं है। ठीक, जब अगला क्लास जब हम लोग लेंगे ना तो इन दोनों का एकदम बॉल जोड़ के प्रैक्टिकल करके आपको समझाया जाएगा कि किस प्रकार से ये होता है। ठीक, और इतना सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा। तो लंबा हुआ, ठीक, खत्म हुआ समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। क्लियर?